नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है दोस्तों। आप हैं एसीए प्लेटफॉर्म पे दोस्तों। तो आज दोस्तों हम लेके आए हैं आपके लिए साइंस के यानी कि बायोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी यानी कि जितने भी रेलवे के एग्जाम हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा है कि जनरल साइंस के जीव विज्ञान के यानी बायोलॉजी के टॉप पीवाईक्यूज दे रखे हैं दोस्तों। क्या देख रहे हैं? टॉप पीवाईक्यूज दे रखे हैं दोस्तों, जो कि 2025 में यह अन्य भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा बच्चों। कितना प्यारा प्रश्न है, देखिए। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है बेटा? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, ये पहला प्रश्न है। यानी कि इसमें आपको इस विशेष बात पर ध्यान देना है कि बड़ा अंग पूछा है आपसे। क्या पूछा है बेटा? बड़ा अंग पूछा है। कौन सा बड़ा अंग होता है? तो हम बात करते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्योंकि त्वचा ही एक हमारा ऐसा अंग है जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है बेटा। किसका होता है? सबसे बड़ा अंग होता है। अगर कोई बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को आंसर करेंगे तो आंसर डी नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि यकृत जो होता है अर्थात जो लीवर होता है वह सबसे बड़ी ग्रंथि है बेटा। क्या है? वह सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसको क्या बोलते हैं? हम ग्लैंड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा बेटा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा बेटा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्लियर होता है बेटा। हृदय होगा नहीं, मस्तिष्क की अगर बात करें, भार के लिए बात करें, अगर इसका वजन की बात करें, इसका भार बात करें, यानी कि वजन, इसका वेट बात करें, तो कम से कम बेटा 1300 से लेकर के 1400 तक ग्राम का होता है बेटा। 1300 से लेके 1400 तक का ग्राम का होता है बेटा। यदि ऑप्शन में आपको दे रखा हो 1500 तो वहां पर आप 1500 भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा वेरिएशंस होगा बेटा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको क्लियरली विजुअल हो गया होगा और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है, कितना प्यारा प्रश्न है। रक्त का लाल रंग किस वजह से होता है? यानी कि रेड जो हमारा जो ब्लड है बेटा, वो लाल कलर का किस वजह से होता है, किस कारण से होता है? जो रेड कलर है यानी जो खून है उसका जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, यानी कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक इस तरीके का पिगमेंट होता है बेटा। क्या होता है? ये एक तरीके का पिगमेंट होता है जो कि क्या करता है, इसके लिए मैं वर्णन कर रहा हूं। हीमोग्लोबिन क्या है बेटा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के लिए दो बातें बताऊंगा यहाँ पर आपको मैं। इसका मतलब है हीम और इसका मतलब है ग्लोबिन। ये दो दो तत्वों से मिलकर बना है। हीम का मतलब है बेटा यहाँ आयरन से है, आयरन यानी कि लोहा। इसका सिंबल है बेटा, संकेत है इसका Fe। और ग्लोबिन का मतलब यहाँ पर बेटा प्रोटीन से है। किससे है? प्रोटीन से है। उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर हो गई। इन दोनों से मिलकर के आपका बनता है बेटा हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से हमारा जो शरीर है का जो रंग है यानी कि खून का जो रंग है वो लाल होता है बेटा। क्या होता है? लाल होता है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन सी चीजों होनी चाहिए जिससे हमारा खून का रंग लाल रहे। तो आप बता सकते हैं अच्छे तरीके से, आयरन और प्रोटीन का ये मिश्रण होता है जिसका संकेत Fe होता है। क्लियर है बेटा? मैं समझता हूं आपने क्लियर है। प्रश्न आपके लिए रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में 2025 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्लोरोफिल की, तो ये यहाँ पर आपको पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है बेटा। किसके अंदर? पेड़ पौधों के अंदर ये पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से पेड़ों का रंग यानी कि उनकी पत्ती का रंग हरा होता है बेटा। कैसा होता है? हरा होता है। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं केराटिन की। जैसा कि आपको पता है, यदि हमारे व्यूअर्स वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत अच्छे से आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। केराटिन एक प्रकार से बेटा प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन, जो कि हमारे नाखून और बालों से
पाई जाती है। नाखून का मतलब आपने देखा होगा, नाखून में यानी कि खून नहीं होता है बेटा, बालों में भी खून नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए अगली बार ये प्रश्न कि यहाँ पे बताइए कि नाखून और बाल किससे बने होते हैं, तो वह एक प्रोटीन होती है, इसका नाम है केराटिन, और केराटिन किससे है, एक प्रोटीन है, ये बने होते हैं बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा मैंने, सारी चीजें इसके अंदर बता दी मैंने आपको, तो उम्मीद करते हैं ये कहानी क्लियर हो गई। माइलिन मसल्स के लिए यूज करेंगे बेटा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? आप जानते हैं बेटा, इंसुलिन इंसुलिन एक प्रकार से एक हार्मोन होता है, और आपसे पूछा जा रहा है इसका जो स्राव है, स्राव का मतलब जो रिलीज हो रहा है, कह रहे हैं ना कि इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय, यानी कि कहां से सीक्रेट होता है, विच ग्लैंड ह्यूमन बॉडी, यानी कि कौन सी ग्रंथि है, यानी कि कौन सी ग्लैंड है जिसके द्वारा आपका मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अग्नाशय, जिसको बोलते हैं पैनक्रियास। क्या बोलते हैं बेटा? पैनक्रियास बोलते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे अग्नाशय क्या है, तो बड़ी सीधी सी बात है, यहां से बीटा सेल से, कहां से बेटा? बीटा सेल से लैंगरहैंस लैंगरहैंस की कोशिकाओं से यह रिलीज होता है। बीटा सेल की लैंगरहैंस की कोशिकाओं से यह रिलीज होता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नाशय में बीटा सेल्स होती हैं, उनसे लैंगरहैंस से ये इंसुलिन जो है वो रिलीज होता है बेटा। उम्मीद करते हैं यदि किसी की बॉडी में ग्लूकोज का लेवल अप हो जाए, यानी कि बढ़ जाए, तो क्या होता है, तो उसे मधुमेह रोग हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। अगर बोले हैं कि इस तरीके से बोला जाए कि मधुमेह यानी कि मधुमेह यानी जिसको हम इंग्लिश में डायबिटीज के नाम से जानते हैं, मधुमेह कब होता है? जब शर्करा का लेवल यानी कि शुगर का लेवल कैसा हो जाए बेटा? अप हो जाए, तब उस व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है। अर्थात इंसुलिन का जो सिस्टम है, जो इंसुलिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा, वो ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर इस कंडीशन में इसको क्या बोल देते हैं कि मधुमेह हो गया, यानी कि उसका बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ गया, उसके यूरिन में भी शुगर आ जाने लग जाता है बेटा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। जिसका आंसर है पैनक्रियाज। आपने ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा इसका, और इसका पीडीएफ आपको इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, कहीं ना कहीं आपको लिंक जरूर मिल जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे बेटा। कितना प्यारा प्रश्न दे रखा है। रक्त का थक्का जमने के लिए, यानी रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, यानी कि विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड की क्लॉट करने के लिए आवश्यक होता है, यानी कि ब्लड को जमाने के लिए आवश्यक होता है, यानी कि ब्लड को थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा। विटामिन के, जितनी भी हरी सब्जियां हैं आपकी, पत्ता गोभी वगैरह जितनी सारी चीजें हैं, उनमें विटामिन के का मुख्य रोल रहता है बेटा, जो कि हमारे ब्लड क्लॉट के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। अगर मैं बात करूं इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो इसका रासायनिक नाम होगा फाइलो क्यूनोन। क्या होगा बेटा? फाइलो क्यूनोन। मैं लिख देता हूं, रासायनिक नाम क्या होगा बेटा इसका? फाइलोक्विनोन होगा। अगर आपसे इस बार प्रश्न ऐसे ना पूछा जाए, ऐसे पूछ लें, तो आप बता सकते हैं इसका नाम क्या होगा? फाइलोक्विनोन। अगर मैं बात करूं, ऑप्शन ये आपका राइट होगा बेटा, इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी से बेटा स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। उम्मीद करते हैं विटामिन सी का अगर आपसे रासायनिक नाम पूछ ली जाए, विटामिन सी का अगर आपसे रासायनिक नाम पूछ ली जाए बेटा, रासायनिक नाम पूछ ली जाए विटामिन सी का, तो होगा बेटा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल होगा बेटा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर विटामिन ए का नाम पूछ ली जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों विटामिन ए का नाम होगा रेटिनॉल। क्या होगा बेटा? रेटिनॉल, जिससे हो जाता है रतौंधी रोग बेटा। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी, कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है बेटा? रतौंधी रोग हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई, जिसको हम इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। और विटामिन बी का नाम क्या होता है बेटा? विटामिन बी का नाम होता है थायमीन। क्या नाम है बेटा? विटामिन बी का नाम होता है थायमीन, जिससे कि बेरी नामक रोग हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर विजुअल है बेटा। बस आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को भेजें, जिससे कि उनको भी साइंस के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये मिलते रहें बेटा। चलिए उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहते हैं, यानी कि विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में जो पावर हाउस है, पावर हाउस का मतलब पावर, पावर मतलब शक्ति, शक्ति मतलब हाउस मतलब शक्ति, हाउस।
तो हम बोल सकते हैं पावर। पावर का मतलब क्या है? शक्ति। हाउस का मतलब घर। यानी कि ऐसा कौन सी चीज है जो हमारी शक्ति को संग्रह करके रखती है बेटा? संग्रह करके रखती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी। तो उसका आंसर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया बेटा। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये क्या काम करती है, इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये बेटा एटीपी का उत्पादन करती है। एटीपी का उत्पादन करती है। एटीपी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो बोल सक सॉरी, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट बेटा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या करता है? ये हमें एनर्जी देने का काम करता है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया का उत्पादन है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उत्पादन कर रही है आपका एटीपी का, एटीपी बना रही है, और एटीपी से क्या मिल रही है हमको? ऊर्जा मिल रही है, अर्थात हमको क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। तो ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बेटा। अगली बार इस तरीके से पूछा गया, हो सकता है अभी आपको अगली बार पूछ लिया जाए। तो आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये प्रश्न पूछा गया है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 6 पर चल रहे हैं बेटा। बहुत अच्छी सीरीज है, 20 क्वेश्चन की मैं सीरीज लेके आता हूं बेटा, हर बार लेके आता हूं। साइंस के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूं, और मैं बता रहा हूं आपको, आप पढ़ते रहिए। कहते ना कि हिम्मत मत हार, करता चल संघर्ष। कि हिम्मत मत हार, करता चल संघर्ष। आज नहीं तो कल सफलता तुझे चूमेगी, तेरे कदमों को चूमेगी। दुनिया आज तुझे ताना देती है, यही दुनिया एक दिन तुझे सलाम भी करेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज का जो प्रश्न है आपका छठवां, वो है आपका मलेरिया किस परजीवी से होता है, यानी कि पैरासाइट। कौन सा पैरासाइट है देखते हैं। मलेरिया, हाँ ये वही मलेरिया है जो कि एक मच्छर आता है, मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है, काटने के बाद उसको 2-4 दिन के बाद में ऐसा एहसास होता है कि उसकी बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं। एबनॉर्मलिटीज आने के कारण यही है बच्चों कि वो है मलेरिया से ग्रसित हो गया है। यदि उसको परजीवी ने काटा है, टेस्ट के द्वारा उसको पता लग जाता है बेटा। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक ऐसा पैरासाइट होता है बेटा जो कि आपकी फीमेल एनाफिलिस, यानी कि फीमेल एनाफिलिस, ये मच्छर का नाम है बेटा। किसका नाम है? मच्छर का नाम है। मच्छर का नाम मैं लिख देता हूं। ये फीमेल होती है बेटा, एनाफिलिस मच्छर का नाम होता है। ये अपनी लार ग्रंथियों के अंदर, क्या ये है? अपनी लाल ग्रंथियों के अंदर, लार ग्रंथि के अंदर किसको लेके आती है? प्लाज्मोडियम को। किसको लेके आती है बेटा? मोडियम को लेके आती है। किसको? प्लाज्मोडियम को। और वाइट कर देती है किसी व्यक्ति को, तो उससे क्या होता है? ये प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी के अंदर क्या चला जाता है? ब्लड में मिल जाता है, लीवर पे इफेक्ट डालता है, आरबीसी पे इफेक्ट डालता है। उसके बाद में 3-4 दिन के बाद उस व्यक्ति को एहसास होता है कि वह व्यक्ति मलेरिया से क्या हो गया है? ग्रसित हो गया है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको क्लियर हो रहा होगा। विजिबल मच्छर का नाम याद रखिएगा बेटा, अगली बार इस तरीके से ना पूछ के इस बार इस तरीके से पूछ ले, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, जो कि रेलवे के एनटीपीसी 2025 में ये प्रश्न पूछा गया है। उम्मीद करते हैं आगे भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फर्क ये होगा बस ऑप्शन को ऊपर नीचे कर दिया जाएगा, हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं बेटा। कितना प्यारा प्रश्न है। पौधों में हरे रंग का कारण क्या है? यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके अंदर जो उनकी पत्तियां हैं वो हरा रंग रखती हैं, तो उनका क्या कारण है? ये प्रश्न मैंने आपको पीछे ही बताया था, वो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड था। लेकिन यहाँ पर इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी क्लोरोफिल। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन पीछे दिया था। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि पेड़ पौधों को हरा रखने का कार्य करता है। और वहीं पर हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि 2 वर्डों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का मतलब यहाँ आयरन से है, ग्लोबिन का मतलब यहाँ बेटा प्रोटीन से है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि रेड रंग कैसा है, तो ब्लड का रेड रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब ये प्रश्न है कि पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है, तो बेटा मैं बता रहा हूं, पौधे का जो हरा रंग होता है वो होता है आपका क्लोरोफिल के कारण। काय के कारण होता है बेटा? क्लोरोफिल के कारण। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। केराटिन के बारे में मैंने आपको पीछे ही बताया था, यह एक प्रकार की प्रोटीन होती है, एल्बुमिन भी एक प्रकार की प्रोटीन होती है, और हीमोग्लोबिन आपका एक पिगमेंट होता है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। पेड़ों का हरा रंग, पेड़ों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण है? आपका क्लोरोफिल के कारण है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे बेटा, जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, यानी कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का आंसर तो बच्चा बच्चा दे देगा। तो मैं चाहता हूं इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। किसमें देंगे? कमेंट में देंगे बेटा।
पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैं और चीजें भी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है अगली बार ये प्रश्न कि चेहरे पर हड्डियां कितनी होती हैं, हड्डियां की संख्या, ऐसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है अगली बार। तो चेहरे पे बेटा 14 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 14 बोन होती हैं। कितनी होती हैं बेटा? 14 बोन होती हैं, जिनको हम फेशियल बोन के नाम से जानते हैं। और कपाल की हड्डी यानी खोपड़ी के अंदर अगर बात करी जाए, खोपड़ी में टोटल 14 और बुला के 22 हड्डियां होती हैं बेटा। कितनी होती हैं? 22 होती हैं। अगर मैं एक वयस्क की बात कर रहा हूँ, वयस्क यानी अडल्ट की बात कर रहा हूँ बेटा, किसकी बात कर रहा हूँ? अडल्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? मेरे अडल्ट की बात कर रहा हूँ, वयस्क की। अगर मैं वयस्क की बात करूं तो रीढ़ की हड्डी, किसकी बेटा? रीढ़ की हड्डी 26 होती है बेटा। कितनी होती हैं? 26। अगर मैं वहीं बच्चों की बात कर रहा हूं, मैं वहीं बच्चों की बात कर रहा हूं, वो भी रीढ़ की हड्डी के लिए, तो कितनी होती हैं बेटा? 33 हड्डी होती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर हड्डियों से भी प्रश्न बन जाता है कि चेहरे पे कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी के अंदर 22 हड्डियां होती हैं। अगर वयस्क में रीढ़ की हड्डी की बात करें तो बेटा 26 होती हैं, और बच्चों के अंदर बात करें तो 33 हड्डियां होती हैं बेटा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न क्लियर हो गया। और इस प्रश्न का जो आंसर है मानव शरीर में, इन चारों ऑप्शन में से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ABCD की फॉर्म में बताना है कौन सा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे बेटा। क्या प्रश्न है? डीएनए की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी कि जो डीएनए है उसकी खोज किसने करी थी? तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको आती होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के लिए दो बातें बताएंगे यहाँ पर। 1953 में बेटा, किसमें? 1953 में एक मॉडल आया जिसका नाम था वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। दोनों साइंटिस्ट थे, वॉटसन एंड क्रिक। इन्होंने एक मॉडल दिया, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके का आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा भी होगा इस तरीके से। और यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड्स बने रहते हैं, इस तरीके से। उम्मीद करता हूं आपको क्लियरली विजिबल हो रही होंगी सारी चीजें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसी प्रकार से आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पर जो चीजें दिख रही हैं बेटा, ये आपको ये बॉन्ड्स हैं। इसमें बॉन्ड्स जो होता है, इसमें बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड होता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा, जिसको हम हिंदी में हाइड्रोजन बंध के नाम से जानते हैं बेटा। किसके नाम से? यानी कि जो होते हैं, ये तीन चीजों से मिलकर के बना होता है बेटा। कितनी चीजों से? तीन। डीएनए जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, तीन चीजों से मिलकर बना होता है। मैं यहां पर एक ट्रिक लिख दे रहा हूं आपके लिए बेटा, जो है BSP। BSP का मतलब यहां पर देख सकते हैं, B का मतलब यहां बेस है बेटा, और S का मतलब यहां पर शुगर की कोई भी मोइटी होगी बेटा। क्या होगा? शुगर की मोइटी होगी बेटा। और P का मतलब यहां फॉस्फेट है बेटा। क्या है? फॉस्फेट। तो उम्मीद करते हैं बेस, शुगर और फॉस्फेट, और ये आपकी टेक्निक है बेटा जिसके द्वारा ये बना हुआ होता है। अब यहाँ पर और भी बात कर लेते हैं। 1953 में वॉटसन क्रिक मॉडल ने डीएनए का स्ट्रक्चर को दिया था। अगर यहाँ पे बात कर लें कि फुल फॉर्म से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हम याद करते हैं फुल फॉर्म से भी क्या होगा। तो होगा बेटा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका यह फुल फॉर्म होगा बेटा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसका फुल फॉर्म होगा। कभी प्रश्न आपसे पूछ लिया आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, तो बेटा होगा राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई। आपसे पूछ ली जाए न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के हैं बेटा? दो प्रकार के हैं। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं बेस यानी कि क्षार, तो उसमें नाइट्रोजन क्षार होते हैं बेटा, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं नाइट्रोजन क्षार। तो टोटल अगर क्षारों की संख्या बात करें तो पांच होते हैं बेटा, पांच क्षार होते हैं टोटल। कितने होते हैं? पांच क्षार होते हैं। कहीं आपने पढ़ लिया होगा आठ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रूव कर देगा हूं कि नाइट्रोजन क्षारों की संख्या कितनी होती है बेटा? आठ। तो यहां से देख सकते हैं नाइट्रोजन क्षार के लिए अगर डीएनए की बात करूं, अगर मैं डीएनए की बात करूं और अगर मैं आरएनए की बात करूं, तो यहाँ पर एक ट्रिक लिख दे रहा हूं बेटा मैं आपके लिए, जो कि है यहाँ लिख दे रहा हूं साइड से, आपके लिए ट्रिक लिख दे रहा हूं। आप इसको याद कर सकते हैं आगरा कैंट से। किससे बेटा? आगरा कैंट से, आगरा CU से। तो यहाँ पर आप इसको याद कर सकते हैं बेटा आगरा कैंट के नाम से और आगरा CU, यानी कि A फॉर है एडेनिन, G फॉर है ग्वानिन, C फॉर है साइटोसिन और T फॉर है थायामीन। तो यहाँ पर होता क्या है बेटा,
बस थायामीन की जगह इसकी जगह पर यूरेसिल आ जाता है बेटा। क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। अब टोटल करके आप देख लीजिए, 1 2 3 3 तो समान है, एक भिन्न है, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 5 4 हो गए। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहां से कोई भी प्रश्न आपका खाली नहीं जा सकता है। मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं, यदि दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों के पास इस सीरीज को जरूर भेजें। बहुत बेहतरीन सीरीज चल रही है बेटा। तो उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपको क्लियर हो गई बेटा, और ये इस तरीके से जुड़े रहते हैं। थोड़ा सा और भी बता दूं मैं आपको डिटेल के अंदर, अगर ए और यानी कि एडेनिन और थायमिन जुड़े हैं तो वह डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे, और अगर ग्वानिन और साइटोसिन है तो वह ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे। तो ये बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं बेटा। किसके द्वारा? बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं बेटा। क्लियर है? तो ये बात उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गई होगी। ये दोनों इधर उधर हो जाते हैं, जैसे ए का टी से है और टी का ए से भी हो जाता है बेटा। तो डबल बॉन्ड का रहेगा, जी का ट्रिपल बॉन्ड से सी का रहेगा, यानी कि ग्वानिन साइटोसिन, इस तरीके से। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको पूरा क्लियर हो गया। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता था मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, किस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। कितना प्यारा प्रश्न है। कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहलाता है? यानी कि फाइट मतलब लड़ना और फ्लाइट मतलब उड़ना। तो फाइट मतलब लड़ना, फ्लाइट मतलब उड़ना। तो उम्मीद करते हैं ये प्यारा प्रश्न है। कितना प्यारा प्रश्न है। तो बड़ी सीधी बात है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी एड्रेनलिन। एड्रेनलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि आपको भागने के लिए, उत्साहित करने के लिए इस तरीके से काम करता है। तो ये हार्मोन क्या है बेटा? जैसे कि आपने देखा है, इस हार्मोन के लिए अगर मैं बात करूं तो ये है एक तरीके से किडनी देखी होगी आपने बेटा। क्या देखा होगा? किडनी। इस किडनी के ऊपर इस तरीके से ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड बेटा। कौन सी ग्लैंड होती है? एड्रिनल ग्लैंड, जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो ये इस तरीके से इसके ऊपर होती है। ये बेटा किडनी है, जिसको हम वृक्क के नाम से भी जानते हैं। किडनी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? वृक्क के नाम से जानते हैं। वहां से ये हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है बेटा क्या? एड्रेनलिन। क्या नाम होता है बेटा? एड्रेनलिन होता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। इसका नाम एड्रेनलिन है। क्या नाम है बेटा इसका? एड्रेनलिन नाम होता है। तो उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर हो गई। तो आपको फाइट फ्लाइट हार्मोन के बारे में पूछा जा रहा है क्या है। अब ये तो बात हो गई सर, अब इसका और भी नाम क्या हो सकता है? तो अन्य नाम भी बोल सकते हैं इसको हम, आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी ये जाना जाता है, जिसको बोलते हैं इमरजेंसी, इमरजेंसी हार्मोन। तो ये बात आपको क्लियर हो गई बेटा। इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी पूछा जा सकता है, इस नाम से भी पूछा जा सकता है, और इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बेटा? तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर करते हैं, जिससे कि ये लेक्चर यानी कि ये सीरीज और बच्चों के पास भी पहुंच सके, जो कि साइंस में बड़े परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो आपको परेशान नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। आपको एक एक प्रश्न को इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे बेटा कि आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा बेटा, ये बता रहे हैं आपको। अब आपसे पूछा जा रहा है आरबीसी का जीवन काल क्या होता है। तो आरबीसी का जीवन काल 60 दिन होता है, 90 दिन होता है, 120 दिन होता है, 150 दिन होता है। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ पर तो मैं बता ही रहा हूँ, बाकी आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर होगा बेटा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 120 दिन होता है। अप्रॉक्स मान लिया जाए कम से कम 4 महीने तक समथिंग। अब बात करते हैं आरबीसी। तो आरबीसी को क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पल्स के नाम से भी जाना जाता है बेटा, यानी रेड ब्लड कार्पल्स। दूसरा, रेड ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं बेटा। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो बोल सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाओं के नाम से भी जानते हैं बेटा। ये कार्पल्स भी होगा, यहाँ पर सेल्स भी होगा बेटा आरबीसी का। जीवन काल की बात कर रहे हैं हम, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर कार्पल्स। ठीक है, इसको बोलेंगे बेटा हम हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं। तो यहां से भी ये प्रश्न बन जाता है। इसका अगर जीवन काल पूछ ली जाए तो उसका जीवन काल की अगर बात करें, लाइफ स्पेन कितना होगा जीवन काल, इसका अगर जीवन काल पूछ ली जाए, जीवन काल तो कम से कम 6 से 7 दिन का होता है बेटा। कितने का? 6 से 7 दिन का इसका जीवन काल होता है। कहानी क्लियर है बेटा? उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। डब्ल्यूबीसी हमारे फाइट करने के लिए कार्य आती है बेटा। इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, टी सेल वगैरह, बीटा सेल्स वगैरह, ऐसी सारी सेल होती हैं। और आरबीसी का मैंने आपको बता दिया, रेड ब्लड कार्पल्स के नाम से भी पूछा जा सकता है, आपसे भी पूछा जा सकता है। अब आपसे पूछ ले कि ब्लड कहाँ बनता है, ऐसे पूछ ले आपसे ब्लड कहाँ बनता है, ब्लड कहाँ बनता है।
तो आप इसका आंसर देख सकते हो बोन मैरो। क्या दे सकते हो उसका आंसर बेटा? बोन मैरो। अरे क्या हो गया भाई? बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा के अंदर हमारा जो है ब्लड बनता है बेटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। सारा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कितना प्यारा प्रश्न है 12। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो बड़ा ही सिंपल आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि ग्वाइटर। अब ग्वाइटर की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इस रोग को हम क्या बोलते हैं? इस रोग को घेंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? घेंगा के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर आयोडीन की कमी हो जाती है। अभी क्वार्टर दे रखा है, ऑप्शन में नहीं देखो घेंगा, तो आपको उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर हो रही होगी। इसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हाइपोथायरोडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से भी जानते हैं, हाइपोथायरोडिज्म। हाइपोथायरोडिज्म, इस नाम से भी इसको बेटा जाना जाता है। उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर हो गई होगी। आयोडीन, जैसे कि आपने देखा है ना, ये साइड से जो होता है हमारे पास, ये होती है आपकी ग्लैंड होती है। ये क्या है? फूल जाती है, सूज जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पर एक प्रकार से रोग हो जाता है, जो कि है आपका ग्वाइटर। ग्वाइटर को क्या बोलते हैं बेटा? घेंगा रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसको हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आयोडीन की कमी से रोग होता है बेटा। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा बेटा, क्लियरली। विटामिन डी की कमी से रोग होता है आपका रिकेट्स। स्कर्वी होता है बेटा आपका विटामिन सी की कमी से। और एनीमिया आपका जो होता है ब्लड की कमी से होता है, यानी कि यहाँ पर विटामिन ए का प्रयोग करेंगे बेटा। किसका? विटामिन ए का। उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे बेटा विजुअली आराम से। चलते हैं नेक्स्ट अपने प्रश्न पर। प्रश्न दे रखा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? यानी कि सबसे छोटी, यानी कि स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, है ना, या ह्यूमन बॉडी। तो सबसे छोटी हड्डी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेपेज। स्टेपेज आपके जो है कान में पाई जाती है बेटा। किस में पाई जाती है? कान के अंदर। कान के अंदर की हड्डी होती है बेटा ये। कान के अंदर की हड्डी होती है। जैसे आप कभी कभी आपने देखा होगा, आप दौड़ रहे हैं, आप दौड़ने के बाद में आपके अंदर एक टिप टिप से आवाज आ रही है, उसी की वजह से आ रही है, वो स्टेपेज हड्डी है आपकी। और सबसे लार्जेस्ट बोन जो होती है, बड़ी हड्डी, बड़ी हड्डी जो है, या बड़ी बोन जो है, लार्जेस्ट बोन वो आपकी फीमर होती है बेटा। कौन सी होती है? वो आपकी फीमर होती है। रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना, ये दो हड्डियां होती हैं जो कि आपके हाथ में होती हैं, यानी हैंड्स में होती हैं बेटा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। कान में ये पाई जाती है हड्डी, जिसका नाम है स्टेपेज हड्डी, छोटी सी हड्डी होती है बेटा। चलिए, और हड्डियों के बारे में मैंने पीछे भी बताया है। बच्चों के भैंस के अंदर रीढ़ की हड्डी कितनी होती है, बच्चों के अंदर कितनी होती है, कपाल में कितनी हड्डी होती है, चेहरे पे कितनी हड्डी होती है। तो हड्डियों से ये प्रश्न बन सकता है बायोलॉजी के अकॉर्डिंग। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? यानी कि आपसे पूछ रहा है मनुष्य के शरीर में कुल कितने क्रोमोसोम, अर्थात बोल सकते हैं गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है। तो गुणसूत्रों की संख्या में से इसमें आपसे वो बताना है 22, 23, 24, 44 और 46। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो मैं इनको जोड़ी लिख देता हूं बेटा। क्या लिख देता हूं? जोड़ी। कहानी क्लियर है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं जोड़ी में। मैं दो प्रकार से क्वेश्चन को बताऊंगा। पहले तो बात करते हैं गुणसूत्र। तो गुणसूत्र क्या होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं गुणसूत्र। कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। यदि आप वीडियो हमारी देख रहे हैं, तो आपको एक एक चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं यहाँ पर, एक एक चीजें बेहतरीन बेहतरीन चीजें एक्सप्लेन करूंगा बेटा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपने लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और शेयर जरूर कर दिया होगा बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं। पहला होता है आपका जैसे कि दैहिक गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र बेटा। और एक होता है बेटा लिंग गुणसूत्र। कौन सा होता है बेटा? लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र, इनको हम बोलते हैं बेटा ऑटोसोम्स के नाम से, और इसको बोलते हैं बेटा सेक्स क्रोमोसोम के नाम से। किस नाम से? सेक्स क्रोमोसोम के नाम से। तो अगर मैं बात करूं, ये कितने होते हैं? तो बेटा ये होते हैं 22 जोड़ी। कितने होते हैं? और ये कितने होते हैं? ये होता है बेटा सिर्फ एक जोड़ी। कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो 22 तो वो हैं जो कि सबके अंदर पाए जाते हैं बेटा। वो 22 तो वो हैं जो कि सबके अंदर ही पाए जाते हैं। और लिंग गुणसूत्र का मतलब है एक ऐसा है जो कि अलग अलग होगा। जैसे अगर मैं बात करूं मेल के लिए,
और मैं बात करूं फीमेल के लिए, तो फीमेल में एक्स एक्स होंगे बेटा और मेल के अंदर एक्स वाई होंगे। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। फीमेल के अंदर एक्स एक्स और मेल के अंदर एक्स वाई होते हैं। ये क्या है बेटा? ये गुणसूत्र है। ये क्या है बेटा? ये गुणसूत्र है। अब आपसे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको क्लियरली। क्या देह गुणसूत्र के बारे में पूछ रहे तो अभी आंसर दे देंगे 22 होते हैं सर, है ना, जोड़ी में। लेकिन और लिंग गुणसूत्र के बारे में पूछ रहे तो आप बता देंगे एक जोड़ी में होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम के बारे में एक जोड़ी में होते हैं। मेल के अंदर एक्स वाई होता है, फीमेल के अंदर एक्स एक्स होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन में आ रहा है कि सर ये सब क्लियर हो गया, लेकिन आप बता दीजिए। तो देखिए कितना प्यारा प्रश्न है, रेलवे यानी कि एनटीपीसी 2025 में ये प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पर ये मैंने जोड़ी लिखा है, तो यहाँ पर अगर आप आंसर देख रहे हो तो आप बता सकते हो 22 जोड़ी का मतलब 44, एक जोड़ी का मतलब 2, 44 और 2 46, तो इसका जो आंसर होगा वो 46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 46। लेकिन यहाँ आप गलत कर दोगे। लेकिन हमें क्या चाहिए? जोड़ी में चाहिए। क्या चाहिए? जोड़ी में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि 23 जोड़ी होते हैं ना, 23 का टोटल करेंगे आप, अगर गुना करेंगे तो 46 होगा। तो संख्या में 46 होगा बेटा, संख्या में 46। अब इसमें ये ऑप्शन नहीं दे रखा तो बच्चा कंफ्यूज होगा। तो आपको बड़ा ही दिमाग से क्वेश्चन को हल करना है एग्जाम हॉल के अंदर। 23 जोड़ी होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 23 जोड़ी, और संख्या में ये 46 होते हैं। मैं लिख देता हूं, संख्या में अगर बात करी जाए, संख्या में अगर बात करी जाए तो 46, और जोड़ी में अगर बात करी जाए बेटा तो 23 होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको क्लियरली बहुत अच्छे से विजुअल हो गया होगा बेटा। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत प्यारा प्रश्न है, अभी पीछे मैंने इसके बारे में बताया भी था। यदि आपने पीछे वीडियो नहीं देखा तो कर्सर पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं, बाकी मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, वैज्ञानिक के बारे में। इनके वैज्ञानिक थे, एक चाचा थे जिनका नाम था फंक। 1912 में, कितने बेटा? 1912 में उन्होंने विटामिन के लिए बात करी। और यहां पर पूछा गया कि विटामिन डी की कमी से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हम देखते हैं इसमें, रिकेट्स है, स्कर्वी है, बेरी है, नाइट ब्लाइंडनेस है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा बेटा, यानी कि रिकेट्स रोग होता है। अब इसी के विटामिन के बारे में मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूं। तो सबसे बड़ी बात है पहली तो, कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, मिल्क के अंदर पाया जाता है विटामिन डी। क्या पाया जाता है? मिल्क के अंदर विटामिन डी पाया जाता है बेटा, विटामिन डी पाया जाता है। दूसरा है बेटा सूर्य के, सूर्य के प्रकाश से बेटा, किससे? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी पाया जाता है। कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब कुछ लोगों का मत होगा कि भाई ये कैसे है, तो बेटा सीधी सी बात है, जब सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है सुबह सुबह, तो हमारी स्किन के नीचे एक लेयर होती है, उस लेयर जनरेट करती है, तब जाकर के बनता है बेटा। याद रखिएगा, थोड़ा सा डेप्थ में जाने वाला प्रश्न है। विटामिन डी आपका मिल्क के अंदर भी पाया जा रहा है, सूर्य के प्रकाश में भी पाया जा रहा है। वैज्ञानिक थे फंक, आपके 1912 में करा था। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों के अंदर इस बात का विशेष ध्यान रखें, बच्चों के अंदर तो रिकेट्स होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं सूखा रोग। क्या बोलते हैं? सूखा रोग, जिसको बोलते हैं सूखा रोग। और ये बड़ों के अंदर यानी वयस्क के अंदर अगर बात करें तो यहां पे होगा ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया। दूसरा होता है बेटा ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये दो प्रकार से रोग जो है वयस्क के अंदर पाए जाते हैं, और बच्चों के अंदर खास करके जो रोग है बेटा वो है आपका रिकेट्स रोग, जिसको हम सूखा रोग बोलते हैं। तो अगली बार ये हो सकता है वयस्क के अंदर पूछ रहे, इस बार बच्चों के अंदर पूछा है, इस बार विटामिन डी से पूछा है। तो ये प्रश्न आपके महत्वपूर्ण बन सकते हैं बेटा, जो कि मैंने बताया। और साइंटिस्ट से भी प्रश्न बन जाता है, जो कि रेलवे एनटीपीसी 2025 में ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका भी रोग मैंने पीछे बताया, विटामिन सी की कमी से, बेरी मैंने बताया, विटामिन डी की कमी से, नाइट ब्लाइंडनेस जो कि हम रतौंधी बोलते हैं, जो कि शाम के वक्त दिखाई नहीं देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, वो है आपका विटामिन ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे बेटा। कितना प्यारा प्रश्न है, खून का पीएच मान क्या होता है? यानी कि जो पीएच स्केल है, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल के अपने स्टैंडर्ड में, पीएच स्केल। यदि नहीं पढ़ा तो हम आपको बता रहे हैं, खून का जो पीएच मान होता है वो होता है बेटा आपका 7.4 होता है। अब इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो देखते हैं। तो मैं आपको एक स्केल बता दे रहा हूं, यहां से लीजिए आप 0 से लेकर के 7 तक आइए, 7 से लेकर के 40 तक आइए बेटा। कहां तक आइए? 40 तक, यानी 0 से 7। तो यहां पर आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक से आप पीएच मान की वैल्यूज का अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसको हल कर सकते हैं। क्या ट्रिक है? ए
एन बी, क्या ट्रिक है बेटा, ए एन बी। ए का मतलब यहाँ पर है एसिड से बेटा, एन का मतलब यहाँ पे न्यूट्रल यानी उदासीन बोल देंगे हम, और यहाँ पर बी का मतलब है बेस यानी कि क्षार या फिर भस्म। तो ये प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो यहां से बात करते हैं, यहां से लेके यहां तक। अब आप देख रहे हो कि ये है एसिड, ये है आपका न्यूट्रल और ये है आपका बेस। तो एसिड, न्यूट्रल और बेस। अगर मैं थोड़ा सा इधर की साइड गया तो आपको ये लग रहा है कि 7.4 है, तो थोड़ा सा तो क्षारीय है सर ये। तो इससे हमें एक ज्ञान की प्राप्ति हुई कि ब्लड जो होता है, ब्लड जो होता है वो कैसे नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है बेटा, क्षारीय प्रकृति का होता है। यानी हम इसमें लगा सकते हैं थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति का। कैसा, 7.4 है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर होगी। थोड़ा सा इधर से गया, अगर मैं वहीं पे बात करूं वाटर की, वाटर का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है, एसिडिक भी है और बेसिक भी, यानी कि एच आइंस भी है उसमें और ओ एच आइंस भी उसके अंदर मौजूद हैं। तो ये हम आप बात कर सकते हैं क्लियरली। और आपको ट्रिक मैंने बता दी, ए एंड बी के नाम से आपको उसे याद कर सकते हैं। ए का मतलब एसिड है, एन का मतलब उदासीन है और क्षार का मतलब भस्म और बी का मतलब बेस है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। इसी के आधार पर आप निकाल सकते हो। यहीं आपसे अगर पूछ लिया मिल्क का पीएच मान, यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए मिल्क का पीएच मान, मिल्क का पीएच मान क्या होता है, तो मिल्क का पीएच मान करीब करीब 6.6 होता है। कितना होता है, 6.6 होता है बेटा। कितना होता है, 6.6 होता है। तो अब आप बता सकते हो इसका आंसर ये कैसे नेचर का होगा। तो इसका आंसर कमेंट में देना मुझे बेटा, यदि आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया ऊपर वाला कि यह अम्लीय होगा कि यह क्षारीय प्रकृति का होगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। मैंने बताया 6.6, यानी कि क्या बताया, 6.6 बताया। तो इसका आंसर आप बताइए, 6.6 बताया, इसका आंसर बताइए कमेंट में, ये अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का। आंसर आपके ऊपर दे रखा है, इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन करा है, तो आप बताइएगा इसका आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है। यानी कि ये एक प्रश्न था कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, पहला प्रश्न। अब ये प्रश्न है 17वें प्रश्न में ये पूछ रहा है आपसे कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है। तो कुछ नहीं करना बेटा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी यकृत। यकृत यानी कि लिवर। लिवर एक ऐसा अंग है हमारी बॉडी का जो कि सबसे बड़ा ग्रंथि माना जाता है। क्या माना जाता है, सबसे बड़ा ग्रंथि। अग्नाशय से मैंने आपको बता दिया, पेनक्रियास है जिसको बोलते हैं, लैंगरेंस की बीटा सेल से यहाँ पर इंसुलिन रिलीज होता है बेटा, और यदि वो रिलीज ना हो तो वहां पर मधुमेह जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं। श्वसन के समय मनुष्य किस गैस को बाहर छोड़ता है। यानी कि मनुष्य श्वसन के समय किस गैस को, हमने सांस ली इस तरीके से आप छोड़ रहे हैं इस तरीके से, तो बहुत इजी प्रश्न है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बेटा। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और बहुत इजी इजी प्रश्न भी आते हैं एग्जाम के अंदर, थोड़ा मीडियम लेवल का भी आएगा, थोड़ा मीडिएटर भी होगा, थोड़ा हार्ड भी होगा। तो प्रश्न जो है एग्जाम के अंदर जो बनता है वो इसी प्रकार से बनता है, ना कि बहुत ज्यादा टफ होगा, ना कि बहुत ज्यादा ईजी होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको आ जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का अगर फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा तो आपसे बोला जाएगा CO2। क्या पूछा जाएगा बेटा, CO2 पूछा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। प्रश्न बहुत इजी था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे बेटा, जो है कि क्वेश्चन नंबर 19, मेंडल किसके जनक हैं या मेंडल किसके जनक कहलाते हैं। यानी कि मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ, यानी कि मेंडल कौन है इनमें से आपको बताना है। तो बड़ी सीधी बात है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बायोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा होगा, कक्षा 10 में भी ये बात दे रखी है, अनुवांशिकी के जनक, यानी कि डीएनए के जो जनक हैं वो है, जेनेटिक्स के जनक जो है वो है मेंडल। मेंडल नहीं कराता है। जीव विज्ञान के और आपके प्राणी विज्ञान के जनक हैं जो है वो है अरस्तु, आपके अरस्तु बेटा। कौन है, अरस्तु। जीव विज्ञान के और आपके प्राणी विज्ञान के जो जनक हैं वो है अरस्तु। और यहां पर अगर बात करी जाए कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं वो है बेटा आपके रॉबर्ट हुक। करीब करीब 1665 में, जहां तक मैं कर पा रहा हूं याद, 1665 में इन्होंने कोशिका विज्ञान की खोज की थी। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर होगी। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक सा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा था, चारों एक्सप्लेन मैंने आपको करे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे वीडियो लेक्चर पसंद आते हो, आप अपने शेयर करें दोस्तों के पास में। और इसी प्रकार की सीरीज के लिए इसी चैनल पे आपको इसकी PDF भी अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों, बस चैनल पे अंत तक बने रहा करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज का जो रहेगा 20, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। 20 लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर दबा के कर दीजिएगा दोस्तों। और बहुत अच्छा सीरीज चल रहा है। आपसे पूछा जा रहा है मानव शरीर का कौन सा अंग
रक्त को शुद्ध करता है, यानी कि उसको प्यूरिफाई करने का कार्य करता है। इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा बेटा। डी ऑप्शन नंबर राइट होगा, जिसको बोलते हैं गुर्दा, अर्थात इनको वृक्क के नाम से भी जाना जाता है। इनको वृक्क के नाम से भी जाना जाता है, जिनको हम किडनी कहते हैं। यह क्या करती हैं? ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं, प्यूरिफाई करने का काम करती हैं। यदि आपके पास ऑप्शन में अगर गुर्दा नहीं है, याद रखिएगा, और आपके पास हृदय, यकृत, फेफड़े और एक अन्य कोई दे रखा है, तो आप बेटा आंसर जो है फेफड़ा लगाइएगा। क्या लगाइएगा? फेफड़ा, अर्थात लंग्स लगाइएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन रहा, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि हौसला रख, वो मंजर भी आएगा, कि हौसला रख, वो मंजिल भी आएगा। मेहनत कर तो ये सफल भी होना है, मेहनत कर तो ये सफल भी होना है। आज तुझे जो जानते नहीं लोग, कल अपनी पहचान भी तुझे बनानी होगी। हौसला रख, मेहनत भी कर और सफल भी हो। जय हिंद दोस्तों।